बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर और इसके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में। ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन बॉडी के अंदर मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है और सेंट्रल जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ह्यूमन के अंदर इसका वेट 1.2 टू 1.4 kg होता है और जैसे जैसे एज इंक्रीज़ करती जाती है वैसे वैसे इसका वेट भी श्रिंक होता जाता है। जैसे अगर हम एक अंदाज़े के मुताबिक बात करें तो मेल के अंदर इसका जो वेट है वो 2.7 ग्राम पर ईयर, जबकि फ़ीमेल के अंदर ये 2.2 ग्राम पर ईयर के हिसाब से श्रिंक होता है। अगर हम इसका बॉडी वेट के हिसाब से इसकी परसेंटेज देखें तो एक अडल्ट में ब्रेन उसकी बॉडी का तकरीबन 2% होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ब्रेन होता है उसमें जो डिफरेंट कनेक्शंस बनते हैं, डेंड्राइट कनेक्शन, वो भी कम होते जाते हैं। ये जो ऑर्गन है इसको सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है क्योंकि ये मेमोरीज़ को होल्ड करता है, प्लान्स बनाने में हेल्प करता है, इमेजिनेशन और थिंकिंग में हेल्प करता है, ये हमारी सेंसेस को इंटरप्रेट करता है, हमारी बॉडी मूवमेंट को इनिशिएट करता है और हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। बेसिकली ये सोर्स है उन तमाम क्वालिटीज़ का जो कि ह्यूमैनिटी को डिफ़ाइन करती हैं। इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होने की वजह से इसकी जो प्रोटेक्शन है वो भी नेचर ने बहुत ही स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड रखी है। जैसे इसकी जो पहली प्रोटेक्शन होती है वो होती हैं स्कल बोन्स, और स्कल बोन्स में दो बोन्स आती हैं, फेशियल बोन और क्रेनम। क्रेनम जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, जो कि फर्दर 8 बोन से बनी होती है, जिसमें कुछ पेयर्ड होती हैं और कुछ अनपेयर्ड होती हैं, जैसे कि पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, ऑसिपिटल, एथमॉइड एंड स्फिनॉइड। उसके बाद जो दूसरी प्रोटेक्शन होती है वो लेयर्स की फॉर्म में होती है और उनको मेनिंजीज कहा जाता है। ये 3 मेनिंजीज होती हैं जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। उसमें जो सबसे पहली लेयर है उसको डोरामेटर कहा जाता है। ये आउटर लेयर कहलाती है और स्कल को लाइन करती है। उसके बाद ऑर्किनाइड मीटर आती है। ऑर्किनाइड मीटर के दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सुप्रा ऑर्किनाइड स्पेस एंड सुप्रा ऑर्किनाइड सिस्टर्न। सुप्रा ऑर्किनाइड सिस्टर्न कंपार्टमेंट होते हैं जो कि इस स्पेस में प्रेजेंट होते हैं। इस स्पेस में ब्लड वेसल्स भी होती हैं और यहाँ पे एक ख़ास किस्म का फ्लूइड होता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये जो फ्लूइड होता है ये ख़ास किस्म की सेल में प्रोड्यूस होता है जो 4 हॉलो स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं और जिनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। उसके बाद जो इनर मोस्ट लेयर है जो कि ब्रेन के बिल्कुल साथ होती है उसको पिया मीटर कहते हैं और ये ब्लड ब्रेन बैरियर का हिस्सा होती है। ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो उन तमाम सेल्स को ब्रेन तक पहुंचने नहीं देता जो कि ब्रेन की फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। जो पिया मीटर होता है उसके साथ एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन दूसरी मेम्ब्रेन के साथ ब्लड ब्रेन बैरियर का पार्ट होती है। ब्लड ब्रेन बैरियर बेसमेंट मेम्ब्रेन से, न्यूरोलॉजिकल मेम्ब्रेन से और कैपिलरी एंडोथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये रिस्ट्रिक्ट करती है पैथोजन के पैसेज को, इसके अलावा सल्यूट की डिफ्यूजन को और गैसेस की डिफ्यूजन और हार्मोन को रेगुलेट करती है। जो ब्रेन है वो 3 जो है वो मेन पार्ट से बना होता है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फॉर ब्रेन फर्दर 3 पार्ट से बना होता है, सेरिब्रम, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम। जबकि जो लिम्बिक सिस्टम है वो हाइपोथैलेमस, अमाइगडेला और हिपोकैम्पस से मिलके बनता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फॉर ब्रेन से। जो फॉर ब्रेन होता है उसके ये जो 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और इनकी क्या फंक्शनिंग होती है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। जो सेरिब्रम होता है वो ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स से बना होता है। कॉर्टेक्स जो है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग है बार्क। ये जो ब्रेन की हम देखते हैं एक फोल्डिंग लाइक या फोल्डेड अपीयरेंस जो ब्रेन की होती है वो किस वजह से होती है, वो इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स
की जो है वो स्ट्रक्चर की वजह से होती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, अगर हम एक फोल्डेड अपीयरेंस को लेके देखें तो इसका ये जो अपर पार्ट है इसे गायरस कहते हैं और इस पार्ट को जो है वो सेल्कस कहते हैं। ये दोनों मिल के ब्रेन को एक फोल्डेड अपीयरेंस देते हैं और इसके अलावा ये गायरस और सेल्कस उसकी डिवीजन को मार्क करते हैं जिनको हम डिफरेंट लोब्स कहते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो सेरिब्रम है वो दो पार्ट्स, दो उसके हम कह सकते हैं कि पार्ट्स होते हैं। एक उसका सेरिब्रल लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है और एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है। ये जो सेरिब्रम होता है इसके लिए कहा जाता है कि ये कॉन्ट्रालेटरली ऑर्गेनाइज्ड है, यानी रिसर्च ये कहती है कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है जहाँ पे यूजुअली वर्ड फॉर्मिंग होती है, और जो इसका लेफ्ट पोर्शन होता है वो बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है। और इसका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो राइट हेमिस्फीयर के साथ कम्युनिकेट करता है थ्रू द नर्व फाइबर्स जिनको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि ये जो इसकी डिवीजन्स बनती हैं, लोब्स बनते हैं, वो किस तरह से जो है वो ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। जैसे इसमें फ्रंटल लोब आता है तो ये सेरिब्रम का लार्जेस्ट लोब होता है और ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बिल्कुल फ्रंट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा ये कंट्रोल करता है हमारी डेली प्लानिंग्स को, हमारी स्पीच को, हमारी लैंग्वेज को। इसके अलावा यहाँ पे एक एरिया होता है जिसको हम ब्रोका एरिया कहते हैं जो कि प्रोडक्शन ऑफ स्पीच में हेल्प करता है, ये मूवमेंट को कंट्रोल करता है और यहाँ पे मोटर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। मोटर कॉर्टेक्स फ्रंटल लोब का वो पार्ट होता है जो कि ऐसे सिग्नल्स को जनरेट करता है जो कि हमारी बॉडी मूवमेंट को डायरेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब जो है वो हम जो स्कल की बोन्स देखते हैं उसमें जो पैराइटल बोन होती है उसके नीचे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये सेंसरी इनपुट को इंटीग्रेट करता है, हमारी लैंग्वेज को प्रोसेस करता है, हमारे टेस्ट, हेयरिंग, साइट, टच, स्मेल की मैनेजमेंट करता है और ये ब्रेन की प्राइमरी सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स का होम या उसका सेंटर होता है। यानी कि एक ऐसा रीजन जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आए हुए जो पार्ट से आए हुए जो सिग्नल्स होते हैं या इनपुट्स होते हैं उनको प्रोसेस करता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें बॉडी मूवमेंट की तो जो फिंगर हैं और हैंड है वो हमारी सेंसरी डाटा के प्राइमरी साइट्स होते हैं। तो जो पैराइटल लोब है वो यहाँ से ज़्यादा सिग्नल जो है वो लेता है। इसके अलावा ये हमारी जो बॉडी टेम्परेचर होता है और इसके अलावा जो टच सेंसेशन होती है और टेस्ट सेंसेशन होती है उसको भी रेगुलेट करता है और इसके अलावा हीट कोल्ड की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी प्रोसेस करता है। उसके बाद आता है ऑसिपिटल लोब और ऑसिपिटल लोब हमारे हेड की जो है वो बैक में प्रेजेंट होता है और ये विजुअल परसेप्शन और विजुअल रिकग्निशन में हेल्प करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कलर्स को जज करने के लिए, उनकी रिकग्निशन के लिए, फॉर्म और मोशन के में जो है उसको डिड्यूस करने में हेल्प आउट करता है। अगर हमारा ऑसिपिटल लोब डैमेज हो जाए किसी भी वजह से तो हमें सबसे पहला प्रॉब्लम ये होगा कि हम ऑब्जेक्ट को लोकेट नहीं कर पाएंगे, कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे और किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे। हमें रीडिंग में और राइटिंग में भी प्रॉब्लम होगा। उसके बाद हमारे पास आता है टेम्पोरल लोब और टेम्पोरल लोब जो है वो हमारे ईयर्स के बिल्कुल पीछे होता है और फ्रंटल लोब के बाद जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो टेम्पोरल लोब होता है। ये प्रोसेस करता है हमारे पास ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो कि हम एयर से रिसीव करते हैं, यानी जो भी हम सुनते हैं। इसके अलावा ये प्रोसेस करता है इमोशंस को और मेमोरी को। इसके अलावा ये नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन को भी रिमेंबर करता है, यानी जो भी म्यूज़िक हम याद रखते हैं वो किस वजह से याद रखते हैं कि हमारा जो टेम्पोरल लोब है वो अच्छा और एफिशिएंट वर्कआउट कर रहा है। उसके बाद सेरिब्रम के बाद जो दूसरा पार्ट है उसको हम थैलेमस कहते हैं।
थैलेमस जो है वो एग शेप स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास थैलेमस है और ये मिडल ऑफ द ब्रेन में लोकेट करता है, यानी ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स और मिड ब्रेन के बिल्कुल दरमियान में होता है। इसको रिले सेंटर कहा जाता है। ये सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन होती है, सिग्नल होता है या मोटर सिग्नल होता है, उसकी रिलेइंग में हेल्प करता है। यानी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन के हायर सेंटर में जाने से पहले वो प्रोसेस होती है थैलेमस के अंदर, और उसके बाद वो ब्रेन के हायर सेंटर्स की तरफ मूव करती है फॉर द फर्दर इंटरप्रिटेशन। इसके अलावा ये कॉन्शियसनेस को हमारे कंट्रोल करता है, स्लीप एंड वेकफुलनेस को कंट्रोल करता है, लर्निंग में हेल्प करता है, मेमोरी में हेल्प करता है और थिंकिंग में इसका फंक्शन होता है। उसके बाद आता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम ब्रेन का पार्ट होता है जो कि बिहेवियर और इमोशनल रिस्पॉन्सेज में हेल्प करता है, उनको इंटरप्रेट करता है। ऐसे सारे बिहेवियर जो कि सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये उनको रेगुलेट करता है, जैसे फीडिंग है, रिप्रोडक्शन है, केयरिंग फॉर यंग वन है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज हैं। इसके अलावा ये मेमोरी स्टोरेज में भी हेल्प करता है और उन मेमोरीज़ को रिट्रीव करने में भी इसका रोल होता है। ये स्टेबल इमोशनल स्टेट्स को इस्टेब्लिश करता है। उसके बाद हिपोकैम्पस आता है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हिपोकैम्पस यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये टेम्पोरल लोब के अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इसका रोल भी मेमोरी में और लर्निंग में होता है, और ये एमाइगडेला के साथ कनेक्ट होता है और ये दोनों मिलके इमोशनल मेमोरी को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा उसको रिकॉल करने में हेल्प करते हैं और न्यू न्यूरॉन्स की प्रोडक्शन भी इसी जगह पे होती है, और ये ब्रेन की होम्योस्टेसिस को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने में ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मिलके काम करते हैं। उसके बाद होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है अलोंग विद हिपोकैम्पस एंड अमाइगडेला। ये एंडोक्राइन सिस्टम में और नर्वस सिस्टम में बेसिकली एक लिंक जनरेट करता है, यानी हार्मोन प्रोडक्शन में और नर्वस कोऑर्डिनेशन में एक लिंक के तौर पे ये एक्ट करता है। इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ये होता है ब्रेन की बेस में प्रेजेंट होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ होता है। डिफरेंट हार्मोन्स को स्क्रीट करता है, बॉडी की इंटरनल स्टेट को मेंटेन रखता है, एपिटाइट को कंट्रोल करता है, सेक्सुअल बिहेवियर को मैनेज करता है और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इसकी हैसियत बॉडी में एक थर्मोस्टेट की होती है जो कि ह्यूमन की बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करके रखता है। अगर हम डीप इसका स्ट्रक्चर देखें तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो 3 रीजन से मिलके बनता है और इन 3 रीजन में 3 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। हम न्यूक्लियाई का वर्ड यूज़ करते हैं क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स के लिए जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम हाइपोथैलेमस के रीजन्स के बारे में बात करें तो इसके जो मेन 3 रीजन्स होते हैं वो एंटीरियर रीजन होता है, मिडल रीजन होता है और पोस्टीरियर रीजन होता है। जो इसका एंटीरियर रीजन होता है वो ऐसे हार्मोन्स को स्क्रिएट करता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एडिशनल हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है थ्रू स्वेटिंग, यानी बॉडी का टेम्परेचर जब राइज होने लगता है तो स्वेटिंग के थ्रू ये इसको मेंटेन कर देता है। इसका जो मिडिल रीजन होता है वो एपिटाइट को कंट्रोल करता है और ग्रोथ को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन्स को भी ये रेगुलेट करता है। तीसरा जो इसका रीजन होता है उसको पोस्टीरियर रीजन कहा जाता है जो मेमोरी फॉर्मेशन में और शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में हेल्प करता है, यानी ये बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो रहा होता है तो ये जो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन करता है जिससे बॉडी में हीट जनरेट होती है। और इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस है इससे जो हार्मोन्स डायरेक्टली प्रोड्यूस होते हैं वो है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेशन। वेसोप्रेशन एंटी डायूरेटिक हार्मोन को कहते हैं जो कि तब रिलीज़ होता है जब ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा होता है या ब्लड प्रेशर कम हो रहा होता है, तो ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। जबकि जो ऑक्सीटोसिन है वो फीमेल में जो बर्थ का प्रोसेस होता है उसको रेगुलेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा एक और ग्लैंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है जिसको पिनल ग्लैंड कहा जाता है। ये जो पिनल ग्लैंड होता है अगर हम इस डायग्राम में देखें तो पिनल ग्लैंड यहाँ पे शो किया गया है
हाइपोथैलेमस से थोड़ा ऊपर ये ब्लैक लाइन से जो है वो इसको शो किया गया है। ये जो पीनल ग्लैंड होता है इसको थर्ड आई भी कहा जाता है। थर्ड आई इसको इस वजह से कहते हैं कि ये लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और डार्क के बारे में, इन्वायरमेंट से जो लाइट और डार्क की इंफॉर्मेशन होती है उसको ये पीनल ग्लैंड जो है वो इंटरप्रेट करता है और मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है उसको स्क्रीट करने में हेल्प आउट करता है। मेलाटोनिन हार्मोन जब ये स्क्रीट करता है तो वो बेसिकली इंड्यूस करता है स्लीप को।